नमस्कार। आज हम प्रेमचंद जी की कहानी कफन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी विश्व के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। वैश्विक कथा साहित्य की जब हम बात करते हैं तो प्रेमचंद जी का स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी तुलना गोरकी हो, चेखवा हो या मोपासा हो, इनसे की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वैश्विक धरातल पर प्रेमचंद जी एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उनकी तुलना विश्व के प्रमुख कथाकारों में की जाती है। ये कहा जाता है कि तुलसी के बाद यदि सबसे अधिक इसे पढ़ा गया है तो वह हिंदी साहित्य के प्रेमचंद जी को। जब हम भारतीय रचनाकारों की बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रेमचंद जी को पढ़ा गया है भारतवर्ष में और वैश्विक धरातल पर। प्रेमचंद जी हिंदी और भारतीय साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर है। उनके साहित्य की आत्मा जो है भारत है, भारतवर्ष है, भारतीय समाज है, भारतीय ग्रामीण जीवन है। भारतीय आत्मा उनके साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है और भारतवर्ष के किसान को समझना है, किसान जीवन को जानना है, उसकी समस्याओं को पहचानना है, उसकी समस्याओं का हल करना है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी के गोदान से दूसरी बड़ी कोई रचना नहीं हो सकती है। तो किसी भारतीय किसान जीवन को समझने की दृष्टि से प्रेमचंद जी का गोदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। गद्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं, लेकिन एक कथा सम्राट के रूप में वे हिंदी और भारतीय साहित्य में वैश्विक धरातल पर चर्चित रहे हैं। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। उनकी कहानियों का केंद्र जो है समाज का आम व्यक्ति है, किसान है, विभिन्न जो निम्न पायदान पर समाज का आखिरी व्यक्ति है, उसको केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद जी ने उसके हक की बात की है और उसकी यथार्थ स्थिति जो है पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है। उन्होंने निम्न, दलित, पीड़ित, शोषित का पक्ष लिया है, समाज के अंतिम व्यक्ति का पक्ष लिया है और उसकी सच्चाई जो है अपने कथा साहित्य के माध्यम से प्रमुखता से स्पष्ट करने की कोशिश की है। कफन प्रेमचंद और हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य की अत्यंत चर्चित कहानी है। यह कहानी 1935 में उर्दू में प्रकाशित हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की पत्रिका जो जामिया है, उसके दिसंबर 1935 के अंक में उर्दू में कफन कहानी प्रकाशित हुई थी और उर्दू के कुछ समय पश्चात अप्रैल 1936 में यह कहानी हिंदी में चांद पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई। इस कालजयी और प्रासंगिक कफन कहानी को लेकर कई मान्यताएं हमारे सामने आती है। इस कहानी का विरोध भी हुआ है, इस पर कई आरोप लगाए गए हैं, कई आक्षेप लिए गए हैं, कई सवाल खड़े किए हैं और यह कहा गया है कि यह किसी एक विशिष्ट समुदाय को अपमानित करने के लिए लिखी गई कहानी है, किसी समाज को जो है यातना पहुंचाने के लिए लिखी गई कहानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेमचंद जी की यह अंतिम कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से वे शोषण पर आधारित भारतीय समाज का यथार्थ पाठकों के सामने रखना चाहते हैं और अन्य कहानियों के साथ जब इसकी तुलना करते हैं, प्रेमचंद जी की जो अन्य कहानियां हैं और उसके साथ जब तुलना करते हैं तो कफन कहानी में जो है उसकी अलग विशेषता हमें दिखाई देती है। प्रेमचंद जी ने अन्य कहानियों में आदर्श हो, यथार्थ हो, इसे व्यक्त करने की कोशिश की है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से वे सोच समझकर विषमता पर आधारित जो भारतीय समाज है उसके यथार्थ को पूरी गंभीरता के साथ पाठकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। कहानी में जो विभिन्न पात्र आए हैं, जैसे घीसू हो, माधव हो, बुधिया हो, सबको जो है तटस्थता के साथ प्रेमचंद जी रहे हैं सबके साथ। और कहानी में पात्र जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, कहानी आरंभ होती है तो प्रेमचंद जी पूरी तरह से तटस्थ होकर पात्रों पर सारी कहानी छोड़ देते हैं और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरी तटस्थता के साथ प्रेमचंद जी ने इस कहानी का लेखन किया है और मुझे लगता है कि पूर्वग्रह को दूर रखते हुए इस कहानी का अध्ययन होना चाहिए, इस कहानी को समझने की कोशिश होनी चाहिए और व्यापक दृष्टि से जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं
तो ही सही मायनों में प्रेमचंद जी ने जिन उद्देश्यों के आधार पर ये कहानी लिखी थी उन उद्देश्यों तक हम पहुंच सकते हैं। कहानी का आरंभ ही प्रेमचंद जी सोच समझकर करते हैं और वे पाठकों की संवेदनाओं को झकझोर देते हैं और वे चाहते हैं कि संवेदनाओं को झकझोर कर विचार के क्षेत्र में पाठक उस रास्ते से कहानी में प्रवेश करे, संवेदनाओं को वह समझे, पकड़े और उसके बाद वैचारिक धरातल पर परिपक्व होकर पाठक कहानी में प्रवेश करे और उस आधार पर कहानी का आरंभ होता है। घीसू, माधव और बुधिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कहानी का आरंभ दिल दहला देने वाली घटना से होता है। कोई सामान्य व्यक्ति की संवेदनाएं झकझोर जाती है और पाठकों के मन में सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा भी समाज हो सकता है। कहानी का आरंभ होता है बुधिया जो माधव की पत्नी है, प्रसव वेदना से चटपटा रही है, कराह रही है और दोनों घर के बाहर अलावा सेक रहे हैं और अलावा में आलू भूनकर खा रहे हैं। कहानी के आरंभ में लगता है कि दोनों को बुधिया की कोई फिक्र नहीं है। पत्नी जब घर में पीड़ा से परेशान हो रही है, ऐसे में सास और पति जो है आलू भूनकर खा रहे हैं। ये भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं लगता है, लेकिन प्रेमचंद जी सोच समझकर इस प्रसंग को गढ़ते हैं और इस प्रसंग के माध्यम से गंभीर होते यथार्थ को वे पाठकों के सामने पूरी गंभीरता के साथ रखना चाहते हैं। पाठकों के मन में यह प्रश्न निर्माण होता है कि घीसू माधव अत्यंत संवेदनहीन है, उनमें कोई मनुष्यता नहीं बची है और पत्नी की पीड़ा में भी वे उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं बल्कि बाहर आलू खा रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई समाज या व्यक्ति हो सकता है? तो प्रेमचंद आगे कई संदर्भ हमारे सामने रखते हैं और बताना चाहते हैं कि घीसू माधव यूं ही ऐसे नहीं बने हैं, वे संवेदन शून्य नहीं है बल्कि इस व्यवस्था ने उन्हें संवेदन शून्य बनाया है। वे क्रूर नहीं है, मनुष्यता जो है उन्होंने स्वयं नष्ट नहीं की है बल्कि शोषण पर आधारित, विषमता पर आधारित, सामंती व्यवस्था पर आधारित जो भारतीय समाज की संरचना है, तो उसका परिणाम घीसू और माधव के व्यक्तित्व को हम देखते हैं। दोनों अपनी पत्नी की फिक्र नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि घीसू और माधव संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है, मनुष्यता उनमें नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक प्रेमचंद जी के संवादों को, कथन को पढ़ते हैं तो पूरी तटस्थता के साथ वे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी में वे स्वयं कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, फिर भी घीसू और माधव के प्रति पाठकों के मन में आरंभ में जो राय बनी थी वो कहानी के अंत तक जाते जाते पूरी तरह से यह राय परिवर्तित हो जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को विभिन्न दृष्टियों से पढ़ना चाहिए, अलग अलग दृष्टि वाले रंगों के चश्मे से इस कहानी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जाकर प्रेमचंद जी के विभिन्न संदर्भ खुलकर हमारे सामने आते हैं। कहानी की कथावस्तु सामान्य है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कहानी के कथावस्तु के संदर्भ में घीसू, माधव और बुधिया तीन पात्र हैं। माधव की पत्नी बुधिया है, वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, छटपटा रही है। ऐसे में दोनों घर के बाहर अलावा सेक रहे हैं और उसमें कहीं से खोद कर लाए हुए आलू भूनकर खा रहे हैं। यह प्रसंग जो है मन को हिला देता है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है और प्रेमचंद जी यही से पाठकों को चाहते हैं कि संवेदनशील संवेदनाओं को झकझोर कर विचार के क्षेत्र से कहानी में प्रवेश करें। और एक बार पाठक प्रवेश कर लेता है कहानी में तो धीरे धीरे सारे प्रसंग पाठक के सामने आ जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और जो घीसू और माधव में चर्चा होती है उनके संवादों से जो है सारी सच्चाई हमारे सामने आती है। अब घीसू और माधव किसी भी प्रकार से मतलब उनके संदर्भ में लोगों की राय बनी हुई है, वे कामचोर हैं, कोई श्रम नहीं करना चाहते हैं, आलसी है, उन्हें कोई काम दिया जाता है तो वे समय पर नहीं करते हैं, थोड़े से पैसे मिल जाते हैं तो 2-4 दिन वे काम ही नहीं करते हैं, जब फाके होने लगते हैं तो कुछ काम के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनका ऐसा व्यक्तित्व क्यों बना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात को जब हम समझते हैं तो कहानी के प्रसंग और संदर्भ कथा वस्तु खुलकर आशय को प्रकट करने लगती है। घीसू ऐसा क्यों बना है, माधव ऐसा क्यों बना है, तो उसके कई कारण है।
और उसका मुख्य आधार है विषमता पर आधारित यह सामाजिक संरचना, सामंती व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना, समान वितरण न होना। यह भी बात जो है कहानी में हमारे सामने आती है। और देखिए, अलावा सेकते सेकते उनके कई संदर्भ प्रसंग हमारे सामने आते हैं कि अभाव ने उनको इतना पछाड़ा है कि वे अपने जीवन में भरपेट खाना भी नहीं खा सकते हैं। जिसे लचीला भोजन कहते हैं, ऐसा भोजन तो उनके लिए मयसर ही नहीं है, मिलता नहीं है। पूरी तरह से अभाव छाया हुआ है। और देखिए, इस अभाव का परिणाम मुझे लगता है कि घीसू और माधव का व्यक्तित्व तैयार हुआ है, बना हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना कि पेट की आग, पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है, और इस भूख के आगे रिश्ते नाते, इंसानियत, मनुष्यता कोई भी या किसी भी प्रकार के मायने नहीं रखते हैं। और ये संदर्भ कहानी में हमारे सामने खुलकर आने लगते हैं कि 20 साल पहले घीसू ने जिस तरह का भोजन किया था, उस तरह का भोजन उसे नहीं मिला है। माधव के नसीब में तो इस प्रकार का भोजन आया ही नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ऊपरी तौर पर तो हमें लगता है कि घीसू और माधव दोषी है, अपराधी है, लेकिन कहानी के संदर्भ जब खुलकर सामने आने लगते हैं तो हम महसूस करते हैं कि दोनों अपराधी नहीं है, बल्कि उनका जो व्यक्तित्व बना हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हम और हमारी सामाजिक व्यवस्था है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे पाठकों की सहानुभूति घीसू और माधव की ओर झुकने लगती है, बढ़ने लगती है। आरंभ में घीसू और माधव के प्रति पाठकों का जो दृष्टिकोण होता है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, और कहीं ना कहीं सहानुभूति धीरे धीरे कहानी में बढ़ने लगती है। घीसू और माधव जो आलसी बने हैं वे ऐसे ही नहीं बने हैं, कामचोर ऐसे ही नहीं बने हैं, बल्कि एक प्रसंग कहानी में आता है और एक बात होती है कि किसान दिन रात श्रम करता है, मेहनत करता है, फिर भी उसके नसीब में कुछ आया नहीं है। सदियों से वह श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे वह स्थान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। उसके श्रम का कोई दूसरा ही लाभ ले रहा है। वह कौन है जो लाभ उठा रहा है? वह किसानों का चालाकी से शोषण कर रहा है। दिन रात वह खट रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे वह सुविधाएं, सुख, धन नहीं मिल पा रहा है। और घीसू और माधव ने ये सब देखा है, इसलिए वे कहते हैं कि किसान जैसी तो हमारी स्थिति नहीं है। उसे पता है कि उसका शोषण हो रहा है, लेकिन वह शोषण के लिए फिर भी तैयार है। हम तो ऐसे नहीं हैं, बल्कि हमने इस शोषण की प्रक्रिया को समझ लिया है, इसलिए हम उस तरह का श्रम अब नहीं कर रहे हैं। अब ये न करने की मानसिकता ऐसे ही निर्माण नहीं हुई है। इसके लिए हमारी सामाजिक जो विषमता पर आधारित संरचना है वह जिम्मेदार है, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि घीसू और माधव जो है आलसी, कामचोर, निकम्मे, इस तरह के शब्द प्रयोग उनके लिए हुए हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जब हम विषमता पर आधारित भारतीय समाज की संरचना को देखते हैं तो एक के पास रखने के लिए जगह नहीं है और दूसरे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। घीसू और माधव ने भोजन का संदर्भ आते ही लार टपकने लगती है और वे भोजन की ओर ललचा जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? यदि भूख इतनी तीव्र होती जा रही है तो क्या भूख के आगे रिश्ते नाते महत्वपूर्ण लगते हैं? यह भी एक सवाल है, और इसका परिणाम ही हम देखते हैं कि बुधिया तड़प रही है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आने वाला नन्ना आएगा तो क्या खाएगा, हम तीनों में और एक बढ़ जाएगा, उसे क्या मिलेगा, उसे क्या खिलाएंगे, पैदा होते ही उसके लिए गुड़, दूध, दही कहाँ से लाएंगे। ऐसे में उन्हें लगता है कि हमारा जो हाल हुआ है वह इसका नहीं होना चाहिए। इसलिए भी एक प्रकार की सहानुभूति उनके मन में उस बच्चे के प्रति है, बुधिया के प्रति है। संदर्भ आता है कि दिन भर जो है दौड़ धूप की है, कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, इसलिए दोनों हतबल है, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दिन भर दौड़ धूप करने के बाद कुछ मिला नहीं है और बुधिया का इलाज नहीं हो पाया है। एक प्रसंग और भी उठता है कि दोनों देखने के लिए बुधिया घर में तड़प रही है और उसे देखना है, इसलिए एक को लगता है कि वह भीतर जाएगा तो मेरे हिस्से का आलू दूसरा खा जाएगा। तो भूख इतनी तीव्र हो चुकी है, यह बात भी यहाँ हमारे सामने आती है। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है तो सारे संदर्भ हमारे सामने खुलकर आते हैं। अब बात उठती है कि इन्होंने इलाज के लिए कुछ जुगाड़ नहीं किया है, कोई इंतजाम नहीं किया है, बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन अभाव के आगे यह कुछ घीसू और माधव का व्यक्तित्व इस तरह से बना हुआ है
कि उनकी संवेदनाएं नष्ट हो चुकी है, उनकी मनुष्यता जो है इस अभाव के कारण, भूख के कारण खत्म हो चुकी है। और उन्होंने 20 साल का तजुर्बा है यीशु के पास। वो माधव को बता रहा है कि मैं 20 साल से सारी चीज़ें देख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो श्रम करने के बाद क्या होगा। इसलिए यीशु और माधव की मानसिकता उस तरह की बनी हुई है। कहानी आगे बढ़ने लगती है और बुधिया की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो है कफन को लेकर बात उठती है और यीशु माधव सोचने लगते हैं कि इसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो आसपास के लोग जुट जाते हैं, बाकी लकड़ी और इसका प्रबंध होता है, लेकिन कफन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, यह सवाल जो है दोनों के मन में उठता है। यीशु कहता है कि कफन की व्यवस्था तो हो जाएगी, और दोनों जमींदार, साहूकार या सामंती जो लोग हैं उनके पास कफन के इंतजाम के लिए जाते हैं। देखिए, वहां पर भी प्रेमचंद जी कई बातों को पाठकों के सामने रखते हैं। सामंती लोग जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत सक्षम है, ऐसे लोगों की मानसिकता भी जो है प्रेमचंद जी हमारे सामने रखते हैं। जब यीशु और माधव सामंत के पास जाते हैं, जमींदार के पास जाते हैं, तो वे जो सहयोग करते हैं उसमें भी अहंकार है और पुण्य कमाने की लालसा है। जब जीवित बेचारी बुधिया थी तो इलाज के लिए किसी ने सहयोग नहीं किया, लेकिन जब वह मर गई है, उसकी मृत्यु हुई है, ऐसे में यह धर्मात्मा बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक अकड़ है। वे, उनका मन तो नहीं चाहता कि इन दोनों की सहायता करे, लेकिन उनको लगता है कि दाह संस्कार में कुछ सहयोग देने से वे अपना पाप छुपा लेंगे और पुण्य अपने नाम कर लेंगे। मतलब यह भी मानसिकता कहानी में चित्रित हुई है। और प्रेमचंद जी ने अत्यंत बारीकी से जो है इन सारे प्रसंगों को पाठकों के सामने रखा है। एक एक वाक्य को, एक एक कथन को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो सही मायनों में कहानी को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कफन के लिए जो सामंतों से हो, जमींदारों से हो, पैसे 5 रुपए इकट्ठा होते हैं। अब उसके आगे की प्रक्रिया जो है यहाँ सामने आती है कहानी में। सारा इंतजाम हो जाता है, लेकिन कफन खरीदने के लिए फिर ये दोनों बाजार चले जाते हैं। पत्नी घर में मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु हुई, पड़ी हुई है। अब अंतिम संस्कार करना है, इसके लिए कफन नहीं है। अब कफन लाने के लिए वे दोनों बाजार की ओर जाते हैं। देखिए, बाजार के संदर्भ भी हमारे सामने आते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि जब जीवित थी तो इस तरह की राशि कभी नहीं मिली, यदि मिलती तो हो सकता है कि वह और जी लेती, उसकी मृत्यु ही नहीं होती। लेकिन पुण्य कमाने के चक्कर में जो है उन्हें दान के रूप में ये 5 रुपए मिल जाते हैं। और जो धार्मिक पाखंड है उसका भी जिक्र जो है प्रेमचंद जी इस कहानी में करते हैं। व्यक्ति मर जाने के बाद क्या उसके साथ महंगा, अच्छा, कोई कीमती कफन क्या उसके साथ जाता है, यह भी सवाल वहाँ उठाया गया है। और यदि ऐसा होता तो कुछ अन्य ही प्रक्रिया होती। लेकिन प्रेमचंद जी दोनों की मानसिकता हमारे सामने रखते हैं, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो यीशु और माधव के प्रति सहानुभूति हमारे मन में निर्माण होती है। अब उन 5 रुपयों में से किस प्रकार का कफन लिया जाए, इस पर दोनों बातचीत करते हैं। और बाजार में आगे बढ़ते हुए वो मधुशाला, मदिरा की ओर चले जाते हैं। अब देखिए कि इनके मन में भोजन के प्रति लालसा है। अब तक इस प्रकार के रुपए उनके हाथ में कभी नहीं आएंगे, और वे सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति चली गई है अब उसके लिए खर्च करके क्या फायदा है। हम जीवित हैं, हमें जीने के लिए, जीवित रहने के लिए इन पैसों की आवश्यकता है। और मन में जो दबी हुई लालसा थी, तो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से भी हम इन पात्रों की मानसिकता को समझ सकते हैं। तो जो लालसा दबी हुई थी तो वह बाहर आती है, और वे अच्छा भोजन करना चाहते हैं और अपने दुख को, अपनी पीड़ा को छुपाने के लिए मदिरा की ओर, मदिरालय की ओर बढ़ते हैं और कुछ शराब वहाँ से लेते हैं। साहू जी से शराब लेकर वे पीते हैं, साथ में अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं। और देखिए, प्रेमचंद जी जो है इस तरह के प्रसंग जब हमारे सामने तटस्थ रूप में रखते हैं तो वे अति गंभीर होकर ये बताना चाहते हैं कि वे अपने जीवन में इस तरह की लालसा जो है पूरी करना चाहते हैं। और वे भी यह भी जानते हैं कि व्यक्ति जीवित नहीं है, अब उसके ऊपर खर्च करके कोई फायदा नहीं है, और वे शराब पीते हैं। और एक प्रसंग वहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब ये खाते हैं, पीते हैं, तो जो बचा हुआ भिखारी को दान में देते हैं। अब सामंती लोगों ने जो कफन के लिए दान दिया था, वहाँ जो मानसिकता थी उस तरह की मानसिकता यहाँ दोनों के द्वारा जो भिखारी को दान दिया गया है वहाँ नहीं है। एक दान देने की भावना वहाँ अलग है।
और प्रेमचंद जो है अति सूक्ष्म ढंग से इन सारी बातों को हमारे सामने रखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कफन की व्यवस्था के संदर्भ में वे कहते हैं कि कफन की व्यवस्था तो हो जाएगी, उसे अच्छा कफन मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे वैकुंठ स्वर्ग भी मिलेगा। दिन दहाड़े घर लूटने वाले, शोषण करने वाले लोगों को स्वर्ग की कामना होती है, तो क्या इस बेचारी को स्वर्ग नहीं मिलेगा? इसने तो किसी को सताया नहीं है, किसी का छीना नहीं है, किसी को परेशान नहीं किया है, तो ऐसे में क्या इसे स्वर्ग नहीं मिलेगा? ये बात वहाँ उठती है और वे दोनों स्वर्ग की कामना करते हैं और भिखारी को भी कहते हैं कि तुम उस प्रकार का आशीष दे दो कि वह वैकुंठ चली जाए। और देखिए इस तरह से उनका अभिनय होता है, बातचीत होती है शराब के नशे में, और यह कहानी वहाँ खत्म होती है। तो अत्यंत सूक्ष्म और विभिन्न दृष्टियों से पूर्व ग्रह को छोड़कर हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो सही मायनों में इस कहानी के आशय को हम समझ सकते हैं। प्रेमचंद जी मुख्यतः इस कालजयी कहानी के माध्यम से विषमता पर आधारित सामाजिक संरचना को हमारे सामने रखते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में विषमता पर आधारित सामाजिक संरचना इस तरह से ही चलती रही तो आने वाले समय में समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो निम्न स्तर पर है, उसकी संवेदनाएं, मनुष्यता खत्म होने की संभावनाएं दिखाई देती है और हो सकता है कि शोषण से तंग आकर अंतिम व्यक्ति जो है घीसू और माधव न बन जाए। यह विडंबना भी जो है इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उठाई गई है। इसलिए मुझे लगता है कि यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आज के समय भी प्रासंगिक है। भले इस कहानी को लेकर कुछ विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन प्रेमचंद जी चाहते हैं कि वैचारिक धरातल पर इस कहानी में प्रवेश करते हुए इसकी अति सूक्ष्म गहराई को समझकर इस कहानी के आशय को परखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और तब जाकर जो है ये कहानी का उद्देश्य हमें लगता है कि पाठकों तक पहुंच जाता है। अतः यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, कालजयी है और आज के समय में भी इसे पढ़ने की आवश्यकता हमें महसूस होती है।